हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजट रिलेटेड जो है यहाँ पर हमारा डिस्कशन जो है वो आज के वीडियो में होने वाला है। आपको पता हो तो आने वाले 1 फरवरी 2026 को यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि निर्मला सीतारमन जो है वो आपको इंडियन गवर्नमेंट का बजट आपको अनाउंस करने वाली है। और बजट जो है वो आने वाले पूरे एक साल का जो है ना आपको क्लियरली रोड मैप आपको पता चलता है। यानी कि बजट में आपको क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैपेक्स है यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने जा रहा है वो आपको कहां पर होने जा रहा है, कौन कौन से सेक्टर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा पैसा आपको खर्च कर रही है, ज़्यादा बजट एलोकेशन हमको कहां पर देखने को मिल रहा है, कौन कौन से सेक्टर को ज़्यादा एलोकेशन मिल रहा है तो उससे कौन कौन से स्टॉक्स यहां पर आपको ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। लास्ट पिछले 5 सालों में आपको क्या वो ट्रैक रिकॉर्ड रहा था, कौन कौन से सेक्टर को किस तरीके से पैसा एलोकेट किया गया है, तो इन सारे पॉइंट्स को यहां पर हम आज के वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा और ये बिल्कुल इस तरह का जो है ना हमारे चैनल पर ये पहला वीडियो है। तो अगर आप चाहेंगे तो आने वाले टाइम में भी हम इस तरह की सीरीज को आगे कंटिन्यू करके रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और सिंपली आपको पता होगा बजट 26 आपको आने वाले कुछ दिनों में अनाउंस होने वाला है, नेक्स्ट आपको 2 to 3 डेज में। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा फोकस जो रहेगा मेनली टॉप 5 सेक्टर्स एंड देयर स्टॉक्स के ऊपर में रहेगा टू कीप आई ऑन बिफोर बजट 2026। यानी कि बजट अनाउंस होने से पहले वो कौन कौन से टॉप 5 सेक्टर्स हैं, उनसे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिसके ऊपर में आप अपने वॉच लिस्ट में इन सेक्टर्स को रख सकते हैं। हालांकि हमारा जो मेजर जो फोकस है वो सेक्टर के ऊपर में ही रहने वाला है। स्टॉक्स रिलेटेड जो डिस्कशन है वो हम ऑलरेडी पास्ट में काफ़ी बार कर चुके हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है ना तो जो भी यहाँ पर सेक्टर का मैं नाम लूंगा, ऑब्वियसली मैंने सारे सेक्टर को एक एक डिटेल वीडियो में मैंने कवर किया हुआ हूँ। तो आप जाकर के वो इंडिविजुअल जो सेक्टर वाला जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको स्टॉक रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिटेल में जानने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो investingshalla.com इस वेबसाइट पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहले सेक्टर की बात करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में जो पहला सेक्टर है जो कि इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो कौन सा होगा, तो वो होगा डिफेंस सेक्टर। देखिए यहाँ पर अभी जो आपको यहाँ पर जो चांसेस निकल के आ रहे हैं, जो स्पेकुलेशंस है उनके बेसिस पर हमने यहाँ पर सेक्टर्स को यहाँ पर रखा है। तो बिल्कुल जो कंफर्म जो बजट है वो तो आपको जब बजट अनाउंस होगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन ये तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए 1% का भी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार जो है डिफेंस के ऊपर में काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने वाली है। उसके पीछे रीजंस क्या है वो ऑब्वियसली आपको पता होगा, पर उससे पहले जो है ना यानी कि पिछले 5 साल का यानी कि 2021 से लेकर के आपको 2025 के बीच में जो है ना आपको बजट जो डिफेंस का बजट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो किस तरीके से बढ़ा है उसको अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको बेटर पिक्चर जो है वो आपको क्लियर होगा। तो 2021 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट था डिफेंस रिलेटेड वो आपको 4,78,000 करोड़ था। नेक्स्ट ईयर ये बढ़ करके कितना हुआ, तो वो आपको 5,25,000 करोड़ हुआ। उसके बाद ये आपको बढ़ करके हुआ 5,93,000। उससे पहले प्रीवियस ईयर का जो बजट था उसमें कितना था, तो वो आपको 6,21,940 करोड़ का बजट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किया था डिफेंस सेक्टर के लिए। और अभी जो लेटेस्ट बजट आया था उसके हिसाब से डिफेंस का जो बजट है वो आपको 6,81,210 करोड़ हमको देखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि डिफेंस में जो अभी करंट जो बजट है ना इसमें अगर आप पिछले 5 सालों का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ये आपको ग्रोथ होने वाला है। मतलब बजट जो है आपको डिफेंस का बढ़ेगा। अब अगर डिफेंस का बजट अगर आपको बढ़ता है जो कि पास का ट्रेजेक्ट्री हमको ये दिखा रही है, तो उस बेसिस पर जो डिफेंस सेक्टर के जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है ना वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन पे आप कंप्लीटली वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि डिफेंस का जो बजट है वो इतना ज़्यादा डिफेंस हाईलाइट में क्यों रहने वाला है, उन रीजंस को एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो डेटा दिया है कि द डिफेंस सेक्टर रिमेन अ की फोकस इन इंडियाज बजट प्रिमरली ड्यू टू आपको यहाँ पर हाइटेंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो प्रीवियस टाइम में जो एक टेंशन आया था काफ़ी लंबे समय तक, जो हमने वहाँ पहलगाम अटैक वाला उसके बाद में जो हमने काउंटर अटैक किया था तो उस समय पर डिफेंस स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और ड्रोन्स रिलेटेड जो स्टॉक्स थे उस समय काफ़ी आपको न्यूज़ में भी रहे थे। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बहुत बड़ा रीज़न है। साथ ही साथ में इंडियन गवर्नमेंट का जो पुश है आत्मनिर्भर भारत की तरफ उसमें डिफेंस सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड नीड फॉर रैपिड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी एक्सपेंडिचर कर रही है। और इसी वजह से आपको पता होगा कि जो रिसेंट टाइम में जो है ना ये आपको हमारे जो मिलिट्री पर्सन है उनको ध्यान में रखते हुए जो 4 साल की स्कीम्स वगैरह जो लेकर के आया गया था वो इसीलिए लेकर के आया गया था कि जो पेंशन वगैरह के जो बजट है जो पेंशन के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जाता है डिफेंस का वो कम हो सके और मिलिट्री जो मॉडर्नाइजेशन है उसके ऊपर में ज़्यादा पैसा खर्च किया जा सके। तो इसके लिए डिफेंस का जो पूरा का पूरा जो मिलिट्री है उसको यहाँ पर चेंज करने का टारगेट रखा गया था और इससे पहले अनाउंस भी हुआ था। बाकी द गवर्नमेंट एम टू इनहैंस नेशनल सिक्योरिटी, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी एंड बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ये
कुछ रीजंस यहाँ पर बताया गया, एक एक करके सारे रीजन को समझते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, आपको पता होगा, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको साइबर एंड ड्रोन वॉरफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करेगा। उसके अलावा जो आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो किया जा रहा है, उससे भी जो इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पुश मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, जो मैंने आपको बताया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म हो गया, ड्रोन्स हो गया, एडवांस सर्विलेंस सिस्टम हो गया, ये जो एडवांस जो वेपन्स वगैरह होते हैं ना, इसके ऊपर में काफ़ी सारा पैसा लगता है। और मिलिट्री को अगर आपको मॉडर्नाइज करना है तो आपको बहुत ज़्यादा बजट की रिक्वायरमेंट होगी, और इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेड है कि इस बार का जो बजट है इसमें डिफेंस में काफ़ी ह्यूज एलोकेशन जो है वो हमको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर फैक्टर भी यहाँ पर आपको निकल के आ रहा है कि जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको पुश किया जा रहा है, जिससे आपको एरोस्पेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हैवी इंजीनियरिंग, ये सारे सेक्टर्स यहाँ पर आपको रडार में रहेंगे। पर्टिकुलर अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो डिफेंस सेक्टर में ऑब्वियसली यहाँ पर लार्ज कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो HAL एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके ऊपर मैं आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपको आने वाले टाइम में प्ले कर सकती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पर्टिकुलर आपको डिफेंस में, अगर मैं आपको मिड कैप में बताऊँ या स्मॉल कैप में बताऊँ तो डेटा पैटर्न्स हो गया। उसके अलावा अगर आप स्मॉल कैप में आएंगे तो ड्रोन से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां, जेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो इन सारी कंपनीज को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा फोकस है कि अभी तक इंडिया का क्या टारगेट रहता था कि जो भी डिफेंस का जो है ना, जो भी प्रोडक्ट इंडिया बनाती थी वो खुद ही कंज्यूम करने के ऊपर बनाती थी, पर आने वाले टाइम में डिफेंस को एक्सपोर्ट करने के लिए, जो डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट करने का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट लेकर के चल रही है। और इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट हैव बीन अ सब्सटेंशियल ग्रोथ एंड द गवर्नमेंट एम टू पोजीशन द कंट्री एज अ रिलायबल ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, फर्दरिंग डाइवर्सिफाइंग रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर डोमेस्टिक कंपनी। यानी कि इंडिया के अंदर में जितनी भी कंपनी है उनके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू आने वाला है, जब जो एक्सपोर्ट का जो आपको बूस्ट होगा ना, उससे यहां पर काफी फायदा होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसको यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपको पहला सेक्टर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड सेक्टर की बात करते हैं। तो ये वाला जो सेक्टर है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रीजन क्या है? वो है आपको रेलवे सेक्टर, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बजट अगर आपको याद हो तो उतना ह्यूज बजट एलोकेशन जो है वो कंपेरेटिवली जो ग्रोथ यहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था रेलवे सेक्टर के लिए, वो हमको देखने को नहीं मिला था। इसकी वजह से काफी लंबे समय तक रेलवे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो हमको कंसोलिडेशन फेज में ही देखने को मिला। यानी कि उन स्टॉक्स में जो रेलवे के जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, रेलवे के जो बड़े बड़े स्टॉक्स है, IRFC हो गया या आपको IRCTC हो, बहुत सारी कंपनीज हैं, उस पर काफी लंबे समय तक हमको कंसोलिडेशन देखने को मिला। और अभी रिसेंट टाइम में ब्रेक भी हुआ कंसोलिडेशन। रीजन क्या है कि ऐसा निकल के आ रहा है कि रेलवे का जो बजट है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। अब अगर मैं पिछले 5 साल का डेटा अगर मैं बताऊं रेलवे का, तो 2021 में रेलवे को जो है 1,10,000 करोड़ का बजट था। उसके बाद ये बढ़ करके कितना हुआ? तो सीधा 1,40,000 करोड़। उसके बाद ये आपको बढ़ करके सीधा 2,40,000 करोड़। तो 22 से 23 के बीच में जो है ना, मैसिव इन्वेस्टमेंट जो है रेलवे ने किया था। और जो मेजर जो एक्सपेंस था वो आपको रेलवे का, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और नए आपको यहाँ पर नए नए ट्रैक्स वगैरह बनाने के लिए काफ़ी पैसा जो है खर्च किया गया था। बाकी लास्ट ईयर का बजट में इसको बढ़ा करके 2,52,000 करोड़ किया गया था। और अभी रिसेंट ईयर का जो बजट था उसमें जो बजट है वो बढ़ करके 2,65,000 करोड़ देखने को मिला। तो जो ग्रोथ हमने पहले एक्सपेक्ट किया था ना, वैसा ग्रोथ हमको रिसेंट ईयर में देखने को नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो रेलवे ने कंटिन्यूसली बेसिस में, यहाँ की कंसिस्टेंट बेसिस में जो है ना, यहाँ पर आपको पिछले 5 सालों में रेलवे का बजट आपको इंप्रूव हुआ है। रेलवे का बजट लगातार आपको बढ़ रहा है। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपको आने वाले टाइम में क्या ये बजट आपको बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि बढ़ेगा ही, क्योंकि रेलवे ने जो बड़े बड़े प्लान्स अपने लिए यहाँ पर सेट करके रखा है ना, उसमें बहुत सारा फंड की रिक्वायरमेंट आने वाली है। इसलिए आपको बजट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। देखिए यहां पर आप देख भी सकते हैं कि रेलवे रिमेन अ सेंट्रल फोकस इन द इंडियन यूनियन बजट बिकॉज दे सर्व एज अ क्रिटिकल मल्टीप्लायर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आर द बैकबोन ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक एंड ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो रेलवे ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। देखिए रेलवे के साथ सबसे अच्छी बात यह है ना कि रेलवे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। और इससे क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो रेल का जो शेयर है फ्राइट में वो आपको 30% है, जिसको आने वाले 2030 तक बढ़ा करके 45% तक लेकर के जाना है। तो अगर फ्राइट का अगर आपको शेयर बढ़ाना है तो सीधी सी बात है आपको बहुत सारे फ्राइट कॉरिडोर बनाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे जो वेगन्स की मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। तो ऐसी कंपनी जो कि वेगन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको टीटागढ़ रेल सिस्टम हो गया, आपको जुपिटर वेगन्स हो गया, आपको BEML यानी कि BEML आपको पता है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो ये कुछ कंपनीज है जो कि वेगन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो कि रेलवे के लिए कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो
ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करेंगी। और लॉजिस्टिक कॉस्ट को अगर आपको कम करना है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और भी ज़्यादा कंपटीटिव करना है ग्लोबली, तो इन सारे चीज़ों की यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे तो सस्टेनेबल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। रेलवे आर मोर एनर्जी इफिशिएंट एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली देन रोड ट्रांसपोर्ट, अलाइनिंग विद द इंडियाज ग्रीन एनर्जी गोल थ्रू नियर कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी कि आपको पता होगा रेलवे जो है वो 100% यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर में फोकस कर रहा है। और क्योंकि कोल बेस्ड, पहले आपको पता है कि रेलवे के बहुत सारे जो कोचेस थे, जो आपको जो डीजल इंजन्स वगैरह थी वो डीजल पे चलती थी, कोल्स पे चलती थी, पर अब वो बिल्कुल अब ऐसा नहीं है। अब तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में शिफ्ट हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन हमको देखने को मिला है। और आने वाले टाइम में जितने भी नए प्रोजेक्ट आएंगे रेलवे के, वो आपको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ही देखने को मिलेगा। तो इस वजह से भी आपको ह्यूज बजट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। बाकी फर्दर देखेंगे तो जो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर आपको रेलवे में जो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो गेम चेंजर होगा ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा आपको जाते हुए देखने को मिलेगा, वो है आपको रेलवे की सेफ्टी में और उसके साथ साथ रेलवे के मॉडर्नाइजेशन पर। सबसे पहले अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो आपको पता होगा कि रेलवे में भी रिसेंट टाइम में बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हमको देखने को मिला था, जहां पर काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में जो है आपको ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का तो लॉस हुआ ही था, पर आपको बहुत सारे लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी ड्यू टू आपको रेलवे एक्सीडेंट की वजह से। और उसको रोकने के लिए रेलवे ने क्या अनाउंस किया था, रेलवे आपको कवच सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहा था, यानी कि जो TCAS जिसको बोलते हैं। TCAS क्या होता है, तो ट्रेन कोलिजन्स अवॉइडेंस सिस्टम। इसको यहाँ पर बड़े स्केल पर पूरे इंडिया में जितने भी रेलवे ट्रैक्स है वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। उससे जो है 100% इसकी एफिशिएंसी है, ये पूरा TCAS कवर सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा तो रेलवे का एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसको रोकने के लिए कवर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब कवर सिस्टम से अगर इंट्रोड्यूस करना है तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में फंड की रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से सेफ्टी इस बार रेलवे में काफ़ी बड़ा रीजन हो सकता है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और कवर सिस्टम से रिलेटेड अगर आप माइक्रो कैब स्टॉक देखेंगे तो कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है, उसके अलावा HBL इंजीनियरिंग को भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। बाकी अगर मैं रेलवे के मॉडर्नाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन है, जैसे कि आपको सेमी स्पीड ट्रेन जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि आपको वंदे भारत हो गया, अमृत भारत हो गया, ये सारे ट्रेन अगर आपको और हाई क्वांटिटी में चलाना है तो उसके लिए भी आपको रेलवे अगर आप मॉडर्नाइज करते हैं तो आपको बहुत सारा यहाँ पर फंड की रिक्वायरमेंट होगा। अभी आपको रिसेंट टाइम में आपको पता होगा कि जो आपको यहाँ पर वंदे भारत जो है ना, स्लीपर ट्रेन भी आपको चलाया गया था, और आने वाले टाइम में बहुत सारी नई नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी चलाने का टारगेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है। तो इसके लिए बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से रेलवे जो है इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी अगर आप प्राइमरी जो कैपेक्स होगा ना, यानी कि जो मेन फोकस एरिया जहाँ पर रेलवे आपको पैसा खर्च करने वाली है, वो होगा आपको DFC यानी कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। जो मैंने आपको बताया था, ये फ्राइट कॉरिडोर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसके ऊपर में इसका लोड नहीं आए, और नए लाइन्स आपको बनाना पड़ेगा, ट्रैक को डबलिंग करने का काम करना है। तो ह्यूज कैपेसिटी एक्सपांशन जो है रेलवे आपको करने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि रोलिंग स्टॉक, यानी कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग थाउजेंड्स ऑफ न्यू कोचेस की रिक्वायरमेंट होगी आने वाले साल में रेलवे को। इसमें आपको इंक्लूडिंग फोकस रहेगा नॉन AC जनरल कोचेस की, टू मैनेज क्राउडिंग, हैवी क्राउडिंग को मैनेज करने के लिए बहुत सारे नॉन AC जनरल कोचेस की भी रिक्वायरमेंट होगी रेलवे को। तो इन सब की जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जो मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको टीटागढ़ हो गया या जुपिटर वेगन्स हो गया, इन सब का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आने वाले टाइम में होने वाला है। क्योंकि रेलवे जितना ज़्यादा नए ट्रैक्स बनाएगा, नई ट्रेनें रेलवे चलाएगा, उतना ज़्यादा कोचेस की रिक्वायरमेंट आएगी, उतने ज़्यादा फ्लाइट्स की रिक्वायरमेंट आएगी, उतने ज़्यादा वेगन्स की रिक्वायरमेंट आएगी। और उस केस में ये सारी कंपनी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब ये सारी कंपनीज को अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके लिए जो है उनको बहुत सारा फंड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो उनको अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जब ये कंपनी कैपेक्स करेंगे तो उसको फंड चाहिए, तो उस केस में IRFC जो है वो फंड वगैरह प्रोवाइड करेगा, तो IRFC का भी बिजनेस ग्रो करेगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बाकी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, आपको पता होगा कि बुलेट ट्रेन भी चलाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रेलवे ने टारगेट रखा है, जो कि आपको मुंबई टू अहमदाबाद के बीच में आपको चलाया जाएगा बुलेट ट्रेन। वो अभी प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपको चल रहा है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसने बहुत सारे इंडिया में अलग अलग रीजन जो है ना, इन्होंने आपको आइडेंटिफाई करके रखा है। यानी कि आने वाले टाइम में आपको, भले अभी यहाँ पर आपको इस रीजन में देखने को मिल रहा है, पर आने वाले टाइम में साउथ इंडिया हो या फिर नॉर्थ इंडिया हो या फिर आपको वेस्ट बंगाल वाला रीजन हो, हर रीजन में आपको बहुत सारी बुलेट ट्रेन आपको चलते हुए देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स होता है। तो अगर ये वाला प्रोजेक्ट अगर आपको सक्सेसफुल होता है तो आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे बुलेट ट्रेन इंडिया में आपको चलते हुए देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट सेक्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो होने वाला है शिप बिल्डिंग सेक्टर। अभी देखिए, शिप बिल्डिंग सेक्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि शिप बिल्डिंग को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक जो शिप बिल्डिंग आता है वो आपको आता है डिफेंस रिलेटेड, यानी कि ऐसी कंपनी जो कि डिफेंस के लिए आपको शिप्स की रिक्वायरमेंट शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और एक आपको आता है कमर्शियल के लिए, कंपनीज जो कि कमर्शियल शिप्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनीज तो वही रहती हैं, पर वो डिफेंस के लिए भी बनाती है और कमर्शियल के पर्पज से भी बनाती है। और इंडिया में जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है ना, वो अभी बिल्कुल नेग्लिजिबल है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो शिप बिल्डिंग का मार्केट शेयर है वो ओनली 0.06% है।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि आने वाले 2030 तक जो है ना इंडिया आपको टॉप 10 वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज़ में होना चाहिए। करंटली इंडिया की पोजीशन क्या है, तो इंडिया आपको टॉप 20 पर है। आने वाले 2040 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि वर्ल्ड की टॉप 5 जो कंट्री है ना, टॉप 5 कंट्री में इंडिया का नाम आपको आना चाहिए। टॉप 5 कंट्री में अगर मैं आपको टॉप 3 कंट्री की बात करूं तो इसमें आपको चाइना देखने को मिलेगा, इसमें आपको जापान देखने को मिलेगा और उसमें आपको साउथ कोरिया देखने को मिलेगा। ये 3 कंट्री जो है वर्ल्ड का 95% जो शिप बिल्डिंग का काम है ना, वो आपको इन्हीं 3 कंट्रीज में हमको देखने को मिलता है। और इनके डोमिनेंस को कम करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको वर्क कर रही है और शिप बिल्डिंग सेक्टर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। मतलब अगर मैं पर्टिकुलर बजट में बात करूँ तो बजट में आपको उतना एलोकेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बजट में सिर्फ कैपेक्स हमको देखने को मिला। अगर आप देखेंगे ना तो 1700 करोड़ का बजट रखा गया था, उसके बाद ये बढ़ करके आपको 1793 करोड़ हुआ, फिर ये आपको बढ़ करके 2230 करोड़ हुआ। लास्ट ईयर ये जो शिप बिल्डिंग का बजट था 2858 करोड़ था। अभी रिसेंट टाइम में ये आपको 3470 करोड़। तो ये ओवरऑल बजट नहीं है, ये सिर्फ आपको कैपेक्स हमको देखने को मिल रहा है। अभी अगर मैं सबसे अच्छी बात ये है ना कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिप बिल्डिंग के ऊपर में उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी, पर अभी पिछले कुछ सालों से जो है ना शिप बिल्डिंग को काफ़ी सीरियसली लिया जा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड हाईवेज की तरफ से जो आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज की तरफ से काफ़ी काम किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो रिसेंट टाइम में जस्ट सितंबर 2025 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया गया था। अगर आप देखेंगे द इंडियन गवर्नमेंट अनवील्ड अ लैंडमार्क 69,725 करोड़ पैकेज इन सितंबर 25 to revitalize the shipbuilding sector, which including major new schemes extending to 2036. Prior to this, specific budget allocation were made annually through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. ये जो मिनिस्ट्री है इसके थ्रू ही यहाँ पर आपको सारा काम जो है आने वाले टाइम में इंडिया में शिप बिल्डिंग सेक्टर में हमको देखने को मिलेगा। और ये जो बजट है ना, ये जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये काफ़ी ह्यूज बजट है। तो इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो ऐसी कंपनी जो कि शिप बिल्डिंग सेक्टर में काम कर रही है उसको काफ़ी ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बजट है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शिप बिल्डिंग सेक्टर को अलग से आपको शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के थ्रू जो है आपको अलग से 24,736 करोड़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसके थ्रू जो है 25,000 करोड़ का यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और सेक्टर्स भी हैं, मतलब कुछ और पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको शिप बिल्डिंग सेक्टर को पुश किया जा रहा है। और इसमें शिप बिल्डिंग सेक्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रहेंगे, तो यहाँ पर आपको बता दूँ, एक जो इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा वो आपको GRSE रहेगा, यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। उसके अलावा आप कोचिन शिपयार्ड्स को भी यहाँ पर आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा आप मैजगांव डॉक यार्ड शिप बिल्डर्स को MDL जो है उसको भी फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप माइक्रो कैप में इंटरेस्टेड हैं तो कृष्णा डिफेंस करके कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर के लिए, जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है ना पर्टिकुलर, इसके लिए आपको काम करती है। तो इस कंपनी को भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो ये बात हो गई शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसके बारे में। वो सेक्टर कौन सा है, तो वो सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी काम किया है। अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में अगर आप जाएंगे ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है। और जो लॉन्ग रन का टारगेट है, यानी कि 2030 का जो टारगेट है 500 गीगावाट का, वो आपको आसानी से हमको अचीव होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो एक समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी थी वो काफ़ी कम थी, पर अभी जो है काफ़ी तेज़ी के साथ में हमको सोलर के ऊपर में 100 गीगावाट क्रॉस हो चुका है। विंड की अगर मैं बात करूँ तो विंड आपको 50 गीगावाट क्रॉस कर चुका है। हाइड्रो में भी काफ़ी अच्छा वर्क हमको देखने को मिल रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी में भी यहाँ पर आपको वर्क हो रहा है। आपको BESS सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको वर्क कर रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है ना ओवरऑल ये काफ़ी डाइवर्सिफाई सेक्टर है। तो अगर मैं इस सेक्टर में पर्टिकुलर जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करूँ तो जो मिनिस्ट्री को बजट यहाँ पर एलोकेट किया गया था पिछले 5 सालों का अगर आप देखेंगे तो 2021 में ओनली 5,773 करोड़ का बजट था। वो अगर आप देखेंगे ना किस तरीके से रैपिड चेंज आया है, तो ये आपको नेक्स्ट ईयर बढ़ करके हुआ 6,900 करोड़, उसके बाद ये बढ़ करके हुआ 10,222 करोड़, प्रीवियस ईयर ये बढ़ करके डायरेक्ट हो गया था 17,298 करोड़, और उसके बाद अभी रिसेंट ईयर में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो बजट था वो आपको 26,549 करोड़ था। यानी कि अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में जो है ना इस बजट में आपको ओवरऑल 5 टाइम्स का मैसिव ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है बजट में। अभी ये जो मैसिव ग्रोथ आया ना इसका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जिस तेजी के इंडिया की जो आपको रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी आपको बढ़ी है, चाहे आपको सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की मैं बात करूं, चाहे मैं सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करूं, हर जगह पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिर चाहे आपको विंड टरबाइन की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, क्योंकि विंड एनर्जी में आपको पता है कि सबसे इक्विपमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है वो होता है आपको WTG यानी कि विंड टरबाइन जनरेटर, और इसकी जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करेंगी। अब अगर मैं आपको फर्दर बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन द लास्ट 5 ईयर India budget for the Ministry of New and Renewable Energy has seen a massive surge
growing from roughly 5,753 crore in 21 to record 26,549 crore in financial year 26। जो मैंने आपको बताया था वही आपको डेटा देखने को मिल रहा है। और दिस रैपिड स्केलिंग इज पार्ट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ नॉन फोसिल कैपेसिटी बाय 2030। तो ये टारगेट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अचीव करना है आने वाले 2030 तक के लिए। और उसके लिए आने वाले साल में काफ़ी सारे बजट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इतने पैसे में काम नहीं बनेगा। अभी बहुत सारा बजट की रिक्वायरमेंट आने वाले साल में होने वाली है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो रिन्यूएबल एनर्जी इज अ क्रिटिकल पिलर ऑफ द यूनियन बजट 26-27। इंडिया शिफ्ट फ्रॉम रैपिड कैपेसिटी एक्सपांशन टुवर्ड अ फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ग्रिड रिलायबिलिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी। देखिए ध्यान रखिएगा कि अभी जो पिछले 5 सालों में काम हुआ है ना इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी में पर्टिकुलर, वो आपको हुआ है सोलर के ऊपर में। सोलर की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करूं, यानी कि सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करूं, या फिर ऐसी कंपनी जो कि सोलर के ईपीसी का काम करती है, इन सब कंपनीज को काफ़ी फायदा हुआ पिछले 5 सालों में। पर आने वाले टाइम में जो है ना आपको ग्रिड रिलायबिलिटी के ऊपर में, ग्रिड की स्टेबिलिटी के ऊपर में वर्क किया जा रहा है। और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो सेक्टर आएगा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में, वो आपको आने वाला है BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। क्योंकि आप रिन्यूएबल एनर्जी से पावर तो जनरेट कर ले रहे हैं, पावर को आपको यूज़ कब कर पा रहे हैं, आप सिर्फ डे टाइम में यूज़ कर पा रहे हैं। आपको अगर नाइट टाइम में उस पावर को यूज़ करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी को स्टोर करके रखना होगा। और ग्रिड को स्टेबलाइज करने के लिए, ग्रिड को रिलायबल बनाने के लिए आपको बहुत सारे एनर्जी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी। और उस केस में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आने वाले टाइम में आपको प्ले करेगा, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। ऐसा कंफर्म नहीं है, बाकी जो डेटा निकल के आ रहा है उसके हिसाब से तो यही है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि एक्सेलरेटिंग 2030 टारगेट, इंडिया एम टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ नॉन फोसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030 एंड नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, व्हाइल इंडिया रीच द माइलस्टोन ऑफ 50% नॉन फोसिल फ्यूल कैपेसिटी 5 ईयर अर्ली। द बजट इज क्रिटिकल फॉर क्लोजिंग द रिमेनिंग गैप ऑफ द 500 गीगावाट। अगर आपको याद हो तो 5 साल पहले जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि इंडिया की जो टोटल पावर की रिक्वायरमेंट है उसका 50% जो किससे करना है, तो रिन्यूएबल एनर्जी से करना है। और ये टारगेट कब तक रखा गया था, तो ये टारगेट रखा गया था 2030 के लिए। और ऑलरेडी इसको 2025 में ही इस टारगेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अचीव कर लिया। तो ये शो करता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी काम हो चुका है और अभी आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा काम होना बाकी भी है। अगर आप देखेंगे तो ग्रिड स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको काफ़ी फोकस रहेगा। इसलिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये जो सेक्टर है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पम्प्ड हाइड्रो भी यहाँ पर आपको रोल प्ले करेगा। बाकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर आपको काफ़ी पुश किया जाएगा। और अभी तक जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था वो किससे रिलेटेड हो रहा था, तो वो आपको सोलर सेल से रिलेटेड, सोलर मॉड्यूल से रिलेटेड हो रहा था। पर अभी आने वाले टाइम में जो मैन्युफैक्चरिंग होगा ना वो आपको ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड होगा। ग्रीन हाइड्रोजन में आपको पता है इलेक्ट्रोलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना विद द हेल्प ऑफ PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के थ्रू जो है उसको यहाँ पर पुश करेगी। तो इस वजह से ये सेक्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी क्रिटिकल मिनरल या क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल जैसे कि लिथियम वगैरह, इसके रिलेटेड जो कंपनीज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सोलर सेल के ऊपर में तो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी काम हो रहा है। और इसमें जो डिपेंडेंसी है, क्योंकि अभी भी इंडिया में सोलर सेल जो है ना मैक्सिमम आपको चाइना से आता है, तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश किया जाएगा। तो इससे ओवरऑल जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक्स है रिन्यूएबल एनर्जी में, उसको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में काम होगा, साथ ही साथ में आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर में भी वर्क किया जाएगा। यानी कि जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हो गया, ये सारे जो नई नई टेक्नोलॉजी है इसको भी यहाँ पर इन्हांस किया जाएगा और इससे भी ओवरऑल सेक्टर को काफ़ी पुश मिलेगा। बाकी टैक्स रिफॉर्म का भी यहाँ पर आपको चीज़ें निकल के आ रही है। हो सकता है टैक्स को जो है GST को कम किया जाए, हालांकि ये एग्जैक्टली में कितना कम होगा ये आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा इसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो फर्दर अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ ना तो ये ओवरऑल बात हो गई रिन्यूएबल एनर्जी की। रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में एक और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, वो है आपको सोलर पंप। अब अगर मैं सोलर पंप की बात करूं तो अभी तक इंडिया में ऑलरेडी सोलर पंप से रिलेटेड काफ़ी काम हुआ है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, अगर आपको पता होगा, PM कुसुम स्कीम, जो कि प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान करके ये स्कीम है। और इसके थ्रू इंडिया में मैसिव स्केल पर जो है ना सोलर पंप को इंस्टॉल किया जा रहा है। तो इस स्कीम की बेसिकली क्या है ना, ये वाला बजट में PM कुसुम स्कीम से रिलेटेड आपको डिस्कशन देखने को 100% मिलेगा। उसके पीछे रीज़न ये है ना कि ऑलरेडी जो PM कुसुम स्कीम है वो अभी आपको फिनिश हो रहा है। आने वाले मार्च 2026 में इसका सारा बजट आपको एंड हो जाएगा, ये आपको स्कीम आपको फिनिश हो जाएगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PM कुसुम स्कीम 2.0 लेकर के आती है क्या,
हालांकि चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि अभी इंडिया में बहुत चुनिंदा स्टेट्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, आपको हरियाणा हो गया, कुछ चुनिंदा स्टेट्स हैं जो कि आपको सोलर पंप इंस्टॉलेशन में एक्चुअली में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बाकी जो स्टेट्स हैं वो उतना अच्छा आपको डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारा काम पूरे इंडिया में होना है, इस वजह से पीएम कुसुम 2.0 आपको आ सकता है, और अगर ये आएगा तो आपको इसी बजट में अनाउंस होगा। इस वजह से सोलर पंप से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हालांकि अभी करंटली शक्ति पंप हो या ओसवाल पंप हो, उसमें आपको काफ़ी ह्यूज करेक्शन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं पीएम कुसुम स्कीम आपको प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर फॉर सोलर एनर्जी एडॉप्शन। द स्कीम एम टू एड 34,800 मेगावाट यानी कि 34.8 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी ऐड किया जाएगा बाय मार्च 2026। इसके लिए जो टोटल बजट यहां पर रखा गया था वो 34,422 करोड़ था, जो कि ऑब्वियसली बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और इसको बढ़ा करके कितना करने का टारगेट रखा गया है, तो जो डेटा यहां पर निकल के आ रहा है ना कि बजट डिस्कशन है फॉर 2026 के लिए सजेस्ट है पॉसिबल पुश फॉर 50,000 करोड़ टू इंक्लूड बैटरी स्टोरेज एंड पीएम कुसुम 2.0। तो यहां पर आने वाला जो पीएम कुसुम 2.0 होगा इसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज को भी ऐड किया जाएगा, और जैसा एक्सपेक्टेड है कि इसमें ग्रोथ हो सकता है वो आपको 50,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। हालांकि एग्जैक्ट नंबर बिल्कुल जब आपको बजट आएगा तभी आपको पता चलेगा, जब ये नंबर्स आ जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम डिटेल में इसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी रिसेंट रिलीज देखेंगे तो एज ऑफ नवंबर 30, 2025 द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिलीज 7,106 करोड़ इन फाइनेंशियल सपोर्ट। अभी रिसेंट टाइम में जो है 7,000 करोड़ का बजट यहां पर ऑलरेडी एलोकेट भी किया गया था पीएम कुसुम स्कीम से रिलेटेड। और जो टोटल ग्रोथ होगा ना 34,000 करोड़ से 50,000 करोड़, यानी कि ओवरऑल आपको 45% का हाइक जो है वो फंडिंग में किया जाएगा। और अगर ये ऐसा होता है तो इस डिमांड को जो डिमांड आपको राइजिंग डिमांड आ रही है सोलर पंप से रिलेटेड, उसमें यहाँ पर आपको काफ़ी पुश मिलेगा। तो इस सेक्टर को भी आप जरूर अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। बाकी बैटरी स्टोरेज जो मैंने आपको बताया था ये आपको ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बैटरी स्टोरेज को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल 4th सेक्टर की बात हो गई। अब चलिए बात करते हैं लास्ट सेक्टर के बारे में। तो हमारे इस लिस्ट में जो लास्ट सेक्टर है, सेक्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर का जो बजट आया था उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर में वैसा ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया था, मतलब ह्यूज कैपेक्स हमको देखने को नहीं मिला था। इस वजह से कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो पिछले 1 सालों में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नेग्लिजिबल रिटर्न्स जो है वो हमको देखने को मिला है। काफ़ी ह्यूज करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है, बहुत सारे नए ऑर्डर्स कंपनी को नहीं मिल रहा है, एग्जीक्यूशंस काफ़ी स्लो हुआ है। इस वजह से ये ओवरऑल जो पूरा सेक्टर है वो आपको गिरावट में, करेक्शन में देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी ओवरऑल मार्केट ही करेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी ये सेक्टर आपको ज़्यादा ब्लड बाथ हमको देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं बात करूँ पिछले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या ग्रोथ आया है, तो 2021 में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 5,54,000 करोड़ का बजट था। नेक्स्ट ईयर ये बढ़कर के कितना हुआ, तो 7,50,000 करोड़ हुआ। उसके बाद ये बढ़कर के 10 लाख करोड़ हमको देखने को मिला। लास्ट ईयर जो बजट था वो कितना था, तो वो आपको 11,000 करोड़ हमको देखने को मिला। और अभी रिसेंट ईयर का जो बजट था उसमें 11,21,000 करोड़ का बजट, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो लास्ट ईयर का जो बजट आया था उसमें ओनली 10,000 करोड़ का जो है ना यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिला। यानी कि लास्ट ईयर बजट में 11,000 करोड़ था, इस साल के बजट में 11,21,000 करोड़ था। यानी कि वैसा ग्रोथ यहां पर देखने को नहीं मिला था जो कि पास्ट में 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख करोड़ का ग्रोथ देखने को मिला था, वैसा ग्रोथ आपको नहीं आया था। इस वजह से इस सेक्टर को मार्केट ने काफी नेगेटिव वे में कंसीडर किया। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कैसे इन्वेस्टमेंट आपको करती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है। और अभी आने वाले टाइम में आपको काफी अनाउंसमेंट भी हमको देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज अ की फोकस इन द यूनियन बजट ड्यू टू इट्स पावरफुल मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द ब्रॉडर इकोनॉमी, जनरेटिंग सिग्निफिकेंट जीडीपी ग्रोथ, क्रिएटिंग जॉब्स एंड इनहैंसिंग इंडियाज ग्लोबल कंपिटिटिवनेस को ध्यान में रखते हुए, और जो इंडिया का लॉन्ग टर्म गोल है विकसित भारत 2047, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस सेक्टर को हम कहीं से भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बजट का बहुत बड़ा पोर्शन जो है ना वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है। तो अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको बैकबोन जो है, आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है, तो इसको हम कहीं से भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है ना, अगर 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है तो जीडीपी में आपको 2.5 से 3.5 रुपीज़ जो है वो वापस में आपको जीडीपी में जनरेट होता है। तो ये आपको एक अच्छा मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो हमको देखने को मिलता है। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे तो जॉब क्रिएशन, क्योंकि आपको पता है इंडिया में अभी जो प्रॉब्लम्स है जॉब्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आने वाले टाइम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपको हैवी लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ब्रिज बनाना हो, टनल बनाना हो, वहाँ पर आपको काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जॉब्स क्रिएशन में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का।
और स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों टाइप के वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से ये सेक्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बाकी इंक्लूसिव ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी जो है यहाँ पर आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है अलग अलग टाइप से स्कीम्स के थ्रू। और पर्टिकुलर अगर मैं स्कीम्स की बात करूँ जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमको देखने को मिलेगा वो आपको पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान हो, जिसके थ्रू जो है बड़े स्केल पर जो है ना रोड्स एंड हाईवेज का काम किया जा रहा है। फिर चाहे आपको भारतमाला परियोजना हो, भारतमाला परियोजना आपको पता होगा कि इंडिया में जितने भी आपको वाटर जो आपको शिप्स के बनाने वाले जो आपको जैसे ये होता है ना, जैसे अगर मैं आपको इंडिया का रफली मैप बनाता हूँ तो जितने भी पोर्ट्स वगैरह है ना, इन पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए बड़े स्केल पर रोड्स की और पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा रहा है। तो उसके लिए मैसिव स्केल पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है जिसको हम भारतमाला परियोजना बोलते हैं। अभी भारतमाला परियोजना 2.0 भी आ रहा है जिसके लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह बनाया जाएगा। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी आपको देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी आने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये टोटल 5 सेक्टर थे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक किससे रिलेटेड है तो यहाँ पर आपको याद हो तो हमने 50 स्मॉल कैप स्टॉक से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था, जहाँ पर हमने टोटल 50 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात किया था जो पूरी तरह से आपको करंटली डेट फ्री देखने को मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को और फर्दर स्टडी किया जाए और 50 स्मॉल कैप की जगह 50 माइक्रो कैप स्टॉक को कंसीडर किया जाए तो आपको सिंपली कमेंट में माइक्रो कैप लिखना है या फिर आप सिंपली कमेंट में 1 लिख सकते हैं। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप डेट फ्री माइक्रो कैप स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं। तो सिंपली कमेंट में 1 लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए इस वीडियो को लेकर के आ सकूं। बाकी जो सेकंड टॉपिक है बेस्ट माइक्रो कैप से रिलेटेड, हमने पिछले काफ़ी लंबे समय से कोई वीडियो हमने नहीं बनाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट माइक्रो कैप स्टॉक जिन्होंने अभी रिसेंट क्वार्टर में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हमको दिखाया है रेवेन्यू में, तो इस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। पर्टिकुलर Q3 के रिजल्ट से रिलेटेड हमारा डिस्कशन हो सकता है जो कि माइक्रो कैप से रिलेटेड हो। तो इस टॉपिक में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली कमेंट में आप 2 लिख सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ में आया होगा और बाकी जो 5 सेक्टर के बारे में हमने बात किया वो आपको समझ में आया होगा। उनका कैपिटल बजट एलोकेशन जो है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। हालांकि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें आपको ऑब्वियसली EMS हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, आपको और भी मैसिव स्केल में जो सेक्टर है वो ऑब्वियसली यहाँ पर हमने टूरिज्म को इंक्लूड नहीं किया, हमने यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया। हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेक्टर का अपनी इंपॉर्टेंस है, इसको हम यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मेडिकल टूरिज्म का भी अपना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो बहुत सारे सेक्टर्स है पर मैंने कोशिश किया कि कुछ 5 इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में बात किया जाए जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन में रखा है। तो आई होप आपको सारा डिस्कशन जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी वीडियो किसी भी तरह का ना किसी भी सेक्टर को लेकर के, किसी भी स्टॉक को लेकर के कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को आप खास ख्याल रखिएगा। ये वीडियो पूरी तरह से आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो हमारी वीडियोज़ को सिर्फ आपको नॉलेज पर्पज से ही लेना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।